हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। तो मैं राकेश कुमार, ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल physicsexpress.sr। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम लोग पहले इसके बारे में सुना था, केपलर्स लॉ के बारे में नाम? क्या इसके केपलर्स लॉ का नाम पहले कभी आप लोगों ने सुना है? किसी बुक में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। या फिर इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी है केपलर्स लॉ के बारे में, केपलर्स लॉ क्या होता है, तो हमें आप कमेंट में बताओ। जल्दी से कमेंट करो, जितना जल्द हो सकता है आप कमेंट करके बताओ अपन को कि केपलर्स लॉ क्या होता है, क्या है केपलर्स लॉ। देखो हुआ ना क्या, देखो मैं बताता हूं। केपलर्स से पहले एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम है टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे। गलती से इसको टाइको बाहर आए मत बोल देना, टाइको बाहर आए गलती से इसको मत पढ़ जाना। ये लिखा है बच्चों टाइको ब्राहे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है टाइको ब्राहे ने इन्होंने अपने ओपन आई से क्या किया कि अपने नंगी आंखों से सूरज का, तारा का स्टडी किया, और स्टडी कर करके बहुत सारा इन्होंने डाटा तैयार किया। क्या किया? डाटा तैयार किया। और क्या हुआ कि जब ये डाटा तैयार करते गए, और हाँ, यहाँ तक कि इस कहानी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था। जो मैंने पिछला वीडियो लेक्चर जो मैंने शूट किया है ना, उसमें भी मैंने इस कहानी के बारे में मैंने चर्चा किया है, ठीक है। तो टाइको ब्राहे साहब क्या किए कि वो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, वो अपने चांद तारों को देखते गए, उसकी डाटा लिखते गए कि कौन तारा कितना डिग्री कब मूव करता है, ये सब बिल्कुल डाटा तैयार करते गए। और जब टाइको ब्राहे साहब जब ये सारी डाटा जब तैयार करते गए, और फाइनली जब टाइको ब्राहे साहब की मौत हो गई, जब डेथ हुई, तो हुआ क्या कि उसी टाइम एक दूसरा एस्ट्रोनॉमर केपलर, जिसका नाम क्या था? केपलर्स, वो सारा का सारा डाटा क्या हुआ कि केपलर को हाथ लग गया। वो सारा का सारा डाटा क्या हुआ? केपलर्स को हाथ लग गया। और फाइनली जो है, तब जाकर केपलर्स ने इनके टाइको ब्राहे के द्वारा दिए गए जितने भी डाटाज थे, उन सभी डाटाज को क्या किया? स्टडी किया, एनालाइज किया। क्या किया? स्टडी किया, एनालाइज किया। और तब जाकर उन्होंने लॉ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रहों के गति का नियम जो है वो दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट किसने दिया, तो क्या बोलेंगे? केपलर्स ने। या फिर क्या प्लैनेटरी मोशन किसने दिया? प्लैनेटरी मोशन किसने दिया, तो भी आप क्या बोलेंगे कि केपलर्स ने। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लैनेटरी मोशन किसने दिया, यानी कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो भी केपलर्स ने। और लॉ ऑफ प्लैनेट ऑफ मोशन, देखो दोनों चीज एक ही है, लॉ ऑफ प्लैनेट ऑफ मोशन और प्लैनेटरी मोशन दोनों को एक ही चीज कहने का मतलब दोनों एक ही है। तो किसने दिया? केपलर्स ने। अब पता है केपलर्स ने जो मोशन के, यानी कि प्लैनेट के मोशन, जो कि ग्रह किस तरह से गति करता है, ये जो लॉ दिया था, तीन लॉ दिया था भाई, तीन लॉ। सोचो, तीन लॉ किसने दिया? तो केपलर्स ने दिया कि प्लैनेटरी मोशन कैसे कैसे होता है। और उसी लॉ को हम एक एक करके आराम से शिद्दत से पढ़ते चलेंगे कि केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ठीक है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। चलिए देखिए, मैं हाथ में रुमाल रखा हूं इसको अरेंज करने के लिए, और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूं इसे। तो क्या है, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सोलर सिस्टम का फिगर कभी देखें कहीं पे, बुक्स में, कॉपी में वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं तो जरूर देखे होंगे। तो सोलर सिस्टम का जब आप फिगर दे दो, क्या आप कुछ एनालाइज करते हो कि आखिर जो प्लैनेट जो होता है वो सूरज के चारों कैसे घूमता है? या फिर कभी खुद से आपने सोचा, जब आप कभी शाम में अगर आप चांद को देखते हैं या फिर तारे को देखते हैं, तो तारों को देखने के बाद क्या कभी आप सोचते हैं कि आखिर ये तारा कैसे घूमता होगा सूरज के इर्द गिर्द? एक बार भी आपने सोचा कि आखिर ये तारे कैसे घूमते हैं यार सूरज के चारों तरफ? नहीं। सोचो, देखो फिजिक्स है कि जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो प्लीज सोचो ये सब।
होता है क्या कि आपने देखा होगा कि अगर ये सन है, फिगर देखा होगा बुक्स में कि कुछ ऐसे सन होता है, बनाया हुआ रहता है और इसके इर्द गिर्द इस तरह से ऐसे प्लेनेट घूम रहे होते हैं। सोलर सिस्टम आपने ऐसे देखा होगा, सोलर सिस्टम का बना हुआ क्या ऐसे फिगर, कोई प्लेनेट यहाँ पे तो एक ऐसे, तो ऐसे, इस तरह से प्लेनेट जितना भी है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सब इस तरह से सब बना हुआ रहता है और ये प्लेनेट ऐसे घूम रहा होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो इस तरह से बना हुआ रहता तो आप इसको क्या बोलते हैं? अगर वो इस तरह से बना तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कल। इस फिगर को क्या बोलेंगे? सर्कल। ये तो बना कि ये क्या है? ये सर्कल है। लेकिन यहां पर ये क्या है? आपको सर्कल दिख रहा है? नहीं, ये आपको सर्कल नहीं दिख रहा है। सर्कल कब? जब ये पूरी तरह से एकदम गोल, स्मूथली एकदम राउंड है तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। लेकिन ये जो है सर्कल नहीं है, तो ये क्या है सर? क्या इसको हम बोलेंगे? तो भैया इसको हम बोलते हैं इलिप्स। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इलिप्स। ये हो गया इलिप्स। दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज इलिप्स। तो केपलर्स ने अपने फर्स्ट लॉ में, केपलर्स ने, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और खास करके ये जो बात है, देखो मेरा जो पढ़ाने का शैली है कि मैं आपको सबसे पहले बोर्ड के लिए यानी कि 11th-12th के लिए भी बात करेंगे, इसके साथ 11th-12th के बात करने के बाद फिर आपका जनरल कंपटीशन लेवल की जो है उसके लिए भी बात कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर आपका जनरल कंपटीशन थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, इसके बाद फिर फाइनली हम IIT नीट लेवल की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी ये सिंपल बातें कर रहे हैं, अभी हम देखो कैसे कैसे अंदर घुसेंगे। तो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था इसी के बारे में बतलाया था केपलर्स ने कि आखिर प्लेनेट जो होता है वो सूरज के इर्द गिर्द कैसे घूमता है। ये जो प्लेनेट है वो सूरज के जो अगल बगल में जो रोटेशन करेगा वो कैसे रोटेट होता है, किस पाथ पे रोटेट होता है। क्या वो पाथ सर्कुलर होती है? क्या वो पाथ वृत्ताकार होता है? या फिर क्या वो कुछ ऐसा पाथ होता है? तो केपलर्स ने इसी के बारे में कहा था। यानी कि जो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर और केपलर्स के फर्स्ट लॉ को हम एक और भी नाम देते हैं, यानी कि एक और इसे नाम दिया गया है, वो क्या है? तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, यानी कि केपलर्स का प्रथम नियम जो है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा का नियम, यानी कि कक्षा के नियम से भी जाना जाता है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है भाई? तो केपलर फर्स्ट लॉ कहता है ना कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन elliptical path। ठीक है, एंड सन इज situated one focus of ellipse। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लेनेट है, क्या कर रहा है? ऑल प्लेनेट। ध्यान से यहां से देखिए, बहुत 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 ज्यादा मैं गूढ़ रहस्य यहां पे बताने जा रहा हूं, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर जहां भी आपने अपना कंसंट्रेशन हटाया तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस होने वाला है। तो प्लीज आप यहां पे ध्यान से देखना भाई, क्योंकि आपके देखो, आपके कहीं ना कहीं आपके लिए बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही, बोर्ड के साथ साथ अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन करें तो वहां पर भी ये चीज यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या कि इसके बाद फिर अगर आप IIT नीट करेंगे तो उसमें तो भाई इसका क्वेश्चंस आना ही आना है। तो प्लीज आप यहां से ध्यान से पढ़ोगे। क्या है कि केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? देखो इलिप्स का हिंदी होता है बच्चों दीर्घवृत्त। क्या होता है? वो होता है दीर्घवृत्त। तो यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं
ध्यान रहे, प्लेनेट की बात करिए। मैंने एक बताया था सैटेलाइट, जो पिछले बार जब मैं लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ा था तो उस टाइम बताया था सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट क्या होता है, इस सैटेलाइट की हिंदी होती है उपग्रह। क्या होता है, वो होता है उपग्रह। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्लेनेट की, और प्लेनेट की हिंदी क्या होती है, तो ग्रह। तो ब्रह्मांड में जो ग्रह होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड। यानी कि ब्रह्मांड में जो प्लेनेट, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर जो गति करते हैं, वो कैसा पथ होता है, वो कैसी रास्ता होती है, वो कैसी पथ होती है, तो वो पथ होती है दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या, दीर्घवृत्ताकार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एक बात बताओ कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो कैसे पथ पर घूम रही है, तो आप क्या बताएंगे कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो जी हां, केपलर्स का फैसला बस यही था, क्या, कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है, और सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। एक फोकस पर करने का मतलब क्या हुआ सर, क्या एलिप्स में, क्या दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं? जी हां, बिल्कुल, एलिप्स में भाई दो फोकस होता है। तो ये चीज आप पहले लिख लीजिए, क्या कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ एलिप्स। जल्दी से इसको आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम आके बात करते हैं एलिप्स की। अब बात करते हैं कि आखिर ये एलिप्स होता क्या है। चलिए, हो गया, इरेज करिए इसको। देखो, अब बात करते हैं एलिप्स की। यही था बस, केपलर्स फर्स्ट लॉ यहीं पे खत्म। अब इसमें मेन जो बात क्या है, वो बात है एलिप्स को समझना। एलिप्स को समझना कि आखिर एलिप्स है क्या, कैसा होता है। तो एक काम करो क्या, कि चूड़ी ले लो। चूड़ी किस लिए सर, चूड़ी का बेचना है मेरे को? अरे नहीं भाई, बेचना नहीं, मैं तेरे को चूड़ी बेचने को नहीं बोल रहा है। अपन बोल क्या रहे, सो सुनो। आप एक रिंग लो, रिंग, ठीक है। अरे घर में देखो, घर में छोटी बहन होगी ना, तो वो आपके वो पहनती होगी ना, क्या बोलते हैं वो, एक रिंग टाइप का था ना, पतला पतला एक छोटा सा आता है यहाँ, जो हाथ में पहनती है रिंग। उस रिंग को लो, उस रिंग को थोड़ा सा चपटा करो, उसको दबाओ, तो क्या होगा, वो एक चपटा हो जाएगा, थोड़ा सा चपटा, आलू की तरह बन जाएगा चपटा। कुछ ऐसा बनेगा ना, कुछ वो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। हाँ, कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा, और इसी को भैया हम बोल देते हैं क्या, एलिप्स। इसी को ऐसा बन जाएगा, जब उसको दबाओगे ऊपर से, जब आप उसको प्रेस करोगे उस रिंग को, सर्कुलर रिंग को, तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा चपटा, और यही कहलाता है एलिप्स। आप इसमें ऐसे बना दीजिए, इसको बीच से ऐसे काटिए सिमेट्रिकल, और एक ऊपर से ऐसे सिमेट्री बनाइए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई, यही बन गया एलिप्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त, और इंग्लिश में भैया बोलते हैं एलिप्स। तो केपलर साहब यही कहते थे कि जो प्लैनेट जो होता है, वो इसी इलिप्टिकल पाथ पर इस तरह से, ऐसे इस तरह से गोल गोल घूम रहा होता है, और सन किसी दो में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होगा, स्थिर होगा। तो सर यहाँ पर फोकस कहाँ है, तो देखो, ये होता है एलिप्स, और एलिप्स में यहां पर होती है फोकस, यहां पर होती है फोकस, एक फोकस यहां पर, तो यहां पर भी एक फोकस बना लो, ये दूसरा फोकस यहां पर, यानी कि इसमें दो फोकस होंगे, और दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होगा। अगर यहां पर सन होगा तो यहां पर नहीं होगा, और यहां पर होगा तो यहां पर नहीं होगा। मान लेते हैं कि सन यहीं पर है, ये लीजिए, हम ऐसे ऐसे करके इसको सन को रिप्रेजेंट कर दिए। यहां पे क्या है, ये है सन, मान लो कि ये क्या है, सन, बन गया एलिप्स। और भी आप एलिप्स, जैसे आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, हॉरिजेंटल, ये जो है इस एलिप्स को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल एलिप्स, हॉरिजेंटल एलिप्स। तब माइंड में एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा कि सर क्या एलिप्स जो है वो वर्टिकल एलिप्स भी होता है? हाँ होता है भैया, ये लो एक सवाई बना दो और कुछ ऐसे बना दो, एक ये लो, ये हो गया वर्टिकल एलिप्स। एक ऑब्लिक एलिप्स भी होता है। ऑब्लिक कैसे?
अरे भाई ये काम करो, ऐसे एक्स और इस तरफ एक्स, इस तरफ वाई बनाओ और एक इसमें इलिप्स बना दो, ऐसे कुछ ऐसे, ये हो जाएगा ऑब्लिक इलिप्स। तो इलिप्स हर तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या तो हर तरह से कहना कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है। लेकिन हमें जो पढ़ाना है आप लोग को, वो कौन सा पढ़ाना है? तो वो हमें पढ़ाना है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करेंगे, ज्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे। देखो होता है क्या ना, अगर आप लोकल कोचिंग ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे इतना ज्यादा आपको डिटेल्स में, इतनी ज्यादा आपको डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ाया जाता भाई। बस केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है तो भैया लिख लो कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, बस फर्स्ट लॉ खत्म। लेकिन आखिर एलिप्स है क्या, इसमें क्या क्या होता है, उसको कौन समझाएगा? उसको समझाना भी आपके टीचर का ही जिम्मेदारी है। तो अगर वो जिम्मेदारी वो अपना पूरा नहीं करता तो चलो मैं यहां पे करता हूं, ठीक है? तो चलो देखो एलिप्स में क्या होता है कि एलिप्स है, ये एलिप्स की दो फोकस हो गई, एक ये और एक ए, और किसी दो में से किसी एक फोकस पर सन होगा। तो मान ली कि हम यहां पर क्या बना दिए, यहां पर सन होगा। एलिप्स के लिए आपने जिस तरह से सर्कल के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर्कल के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर। एक किसके लिए पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा सर्कल के लिए। वही अगर हम इलिप्स की फॉर्मूला की बात करें, किसकी फॉर्मूला की, इलिप्स की फॉर्मूला की, तो इलिप्स की फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है। इलिप्स के लिए क्या होता है, तो वो होता है, इलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है फॉर्मूला। ये ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया सर्कल का और नीचे वाला हो गया एलिप्स का। ये होती है एलिप्स की फॉर्मूला और ये सर्कल की। मैंने क्या कहा कि एक सर्कुलर रिंग को चपटा करो, सर्कुलर रिंग को क्या करो, चपटा करो, उसको दबाओ, तो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। तो सर्कुलर रिंग को सर कितना हम चपटा करेंगे, बात ये भी तो है ना यहां पर कि सर जो सर्कुलर रिंग को दबाकर जो हम एलिप्स बना रहे हैं उसको कितना चपटा करें, कितना दबाएंगे कि वो एलिप्स बनेगा। तो देखो ये बात किस पे निर्भर करेगा, तो इसके लिए यहां पर एक रखा जाता है ई। इस बात को कौन बताएगा कि उसको कितना चपटा करना है, तो उसको हम बताते हैं ई से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। यही इसेंट्रिसिटी जो है इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को बतलाएगा कि आखिर हमें उसे कितना चपटा रखना है, क्या हमको इसको और ऊपर उठाना पड़ेगा या फिर इसको और दबाना पड़ेगा। ये बात को कौन बताएगा, तो ये बताएगा इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो एलिप्स में क्या होता है कि ये आपको देख रहा होगा, बीच वाला जो एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन जो बना हुआ है बीच में बड़ा सा लाइन, इसको हम बोलते हैं भैया मेजर एक्सिस। इसको भी हटाओ, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये होता है, एक कहलाता है एलिप्स का मेजर एक्सिस कहलाता है। इसको थोड़ा सा और नीचे में लिखते हैं क्योंकि हमें अभी और ऊपर स्पेस चाहिए ना, ठीक है। देखो पढ़ने का मजा तब है जब आप आराम से अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे तब। ये कहलाता है मेजर एक्सिस, ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये यहां से ये है इसका सेंटर, सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर दिए। इस अगर ओ से यहां तक की डिस्टेंस, ओ से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि इसी वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं, देखो ए वाला पूरा को हम क्या बोल दिए, मेजर एक्सिस। तो इसका आधा के लिए हम क्या कहेंगे, आधा के लिए इसको क्या कर देंगे, इसमें बस एक वर्ड जोड़ना जिसका नाम है सेमी, एक वर्ड इसमें ऐड करेंगे सेमी। और किसका सेमी कर रहे हैं, किसका आधा कर रहे हैं, तो मेजर एक्सिस का, तो वो कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और देखिए ये भी सेमी मेजर एक्सिस और ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी यहां से यहां तक की होती है ए के बराबर, और ये भी कहलाती है क्या, तो ये भी वही कहलाएगी जो वो कहला रही थी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस।
तो किसी भी इक्लिप्स में आपको दो सेमी मेजर एक्सिस और दो सेमी मेजर एक्सिस मिलके एक मेजर एक्सिस बनाता है। और वो मेजर एक्सिस किसके बराबर होगा? तो सर यहां पर तो दिखाई पड़ रहा है सर कि ये जो एक जो मेजर एक्सिस है वो ए के बराबर है, और दूसरा भी ये जो सेमी मेजर एक्सिस है वो भी क्या है? ए के बराबर है। तो जब ए सेमी मेजर एक्सिस ए और ए भी सेमी मेजर एक्सिस ए, तो ए और ए मिलके क्या हो गया? 2a। तो यानी कि पूरे एक मेजर एक्सिस की लेंथ किसके बराबर? तो 2a के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? नो सर, नो सर। तो ठीक है, आगे समझो। अब तो थोड़ा सा वर्टिकल लाइन की बात कर ले। लाइन को ऐसे तो डायरेक्ट्रिक्स कहता है, फिर वहां पे हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स से भी बात नहीं करें। यहां पे देखो वर्टिकल जो वाई एक्सिस की हम बात करते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वाई एक्सिस का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बी। इसके लेंथ को हम क्या? बी। तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले में भी तो यहां से यहां तक की होगी ना सर, यहां से यहां तक के, तो इसको भी बी कहेंगे। देखो ये वाला क्या था? ये बड़ा था, तो इसको हम कह दिए मेजर। ए वाला क्या है? छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कह देंगे हम माइनर। क्या कह देंगे इसको हम? माइनर। इसको हम बोलेंगे माइनर। ए लीजिए, इस लाइन को भी थोड़ा सा मिटाओ यहाँ पे। तो ये होता है भैया माइनर एक्सिस। ये क्या होता है? ये होता है माइनर एक्सिस, यहां से यहां तक के माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अच्छा, ये तो ठीक है, माइनर एक्सिस कहते हैं। तो इसका आधा यहां से यहां तक के हो रहा है माइनर एक्सिस, तो इसका आधा यहां से यहां तक के क्या होगा? तो जिस तरह से यहां पर आधा के लिए हम सेमी लिख रहे थे और इसको बाद फिर जोड़ देते थे सेमी मेजर एक्सिस, तो किसकी आधा कर रहे हैं? तो माइनर एक्सिस को कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी जुड़ जाएगा, सेमी और माइनर एक्सिस लिख देंगे। इसी तरह से यहां तक ये भी लेंथ क्या कहलाएगा? तो वही कहलाएगा कि सेमी माइनर एक्सिस है। यहां पर भी क्या हो जाएगा? सेमी माइनर एक्सिस। ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, यहां पर भी हो गया सेमी मेजर एक्सिस। और सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर? एक सेमी माइनर एक्सिस, एक सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर? तो बी के बराबर। तो दो सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर? 2b के बराबर, क्योंकि b प्लस b तो क्या हो जाएगा? 2b। तो यानी कि पूरे एक माइनर एक्सिस किसके बराबर होता है? पूरे एक माइनर एक्सिस किसके बराबर? 2b के बराबर। और साथ साथ पूरा एक मेजर एक्सिस किसके बराबर? 2a के बराबर। ये सब देखो, ये सब बेसिक चीजें भी हम बात कर रहे हैं किसका? इलिप्स का। ठीक है। और तो और एक सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर होता है? तो वो होता है सिर्फ b के बराबर। देखो ये सब ध्यान से एकदम समझना, सोचना, इसको देखना। और एक सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है? तो एक सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है? तो वो होता है सिर्फ a के बराबर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब यहां पर क्या है? यहां पर है क्या? सूर्य। और इसको हम फोकस, सूर्य कहां पर होता है? फोकस पर होता है। तो एक फोकस ए है और यहां पर सूर्य है, दूसरा फोकस ए है, लेकिन यहां पर सूर्य नहीं, क्योंकि हमें इस इलिप्स के दो फोकस में से किसी एक ही फोकस पर सूर्य को रखना है। हमें क्या करना है कि ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स के दो जो फोकस हैं, इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर ही सूर्य को रखना है। ठीक है। अब देखो, तो O से फोकस तक की डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं AE। अब E क्या है? तो E जो है, E को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। और E करता क्या है सर? E का काम क्या है? E का काम यहां पर क्या है? तो E जो है प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स को बतलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। E रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। E जो है वो इसके प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, क्या कि इलिप्स कितना चपटा होगा, या फिर इलिप्स कितना और सर्कुलर बनेगा, यानी कि इसको और कितना इसको उठा सकते हैं, या फिर इसको कितना और सटा सकते हैं, चपटा बना सकते हैं। इस चीज को कौन डिसाइड करेगा? तो इस चीज को डिसाइड करेगा E। और पता है
इस ई की वैल्यू जो है वो या तो 0 से बड़ा होगी या फिर वो 1 से छोटा होगी। 1 से क्या होगी? छोटा होगी। क्योंकि यही अगर ई जो है, यही ई अगर 0 के तरफ टेंड करता है, 0 के तरफ शिफ्ट करता है, तो वो भैया बनता है सर्कल। क्या बनता है? सर्कल। और यही अगर ई सिर्फ एक के तरफ अगर 1 के तरफ शिफ्ट करेगा, 1 के तरफ टेंड करेगा, तो वे बन जाएगा एलिप्स। तो अब सर्कल बनाना है या एलिप्स बनाना है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो इसी ई के ऊपर, इसी इसेंट्रिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? इसेंट्रिसिटी के ऊपर। तो कहने का मतलब कि यहां पे देखो, अब तो फोकस से ओ तक की डिस्टेंस को हम ए ही बोलते हैं। तो यहां पर भी ओ और यहां पर भी एक और फोकस, तो दूसरा के लिए भी ए भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ए ई। क्या हो जाएगा? ए ई। यहां से फोकस तक की, यहां तक की डिस्टेंस क्या बोल देंगे? ए ई। अच्छा एक बात बताओ, और अच्छा बात बताओ नहीं, अभी रुको यार, अभी इस पे ऊपर बहुत बात करने वाले हैं। अब देखो, ये है सूरज, यहां पर है। अब क्या होगा कि प्लेनेट इसके इर्द गिर्द, मान लीजिए कि प्लेनेट अभी यहाँ पर है, ऐसे घूम रहा है, इधर ऐसे घूम रहा होगा, प्लेनेट यहाँ पर आएगा, वो फिर आई एम सॉरी, वो प्लेनेट ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर जाएगा, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ऐसे चलते जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगा, है ना। इसी तरह से प्लेनेट क्या कर रहा होता है? इसी इलिप्टिकल पाथ पर आराम से वो मोशन कर रहा होता है। इसी इलिप्टिकल पाथ पर वो प्लेनेट आराम से मोशन कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा ऐ सर, ये फिगरवा देखे से हमको लग रहा है ना कि सूर्य जब यहाँ पड़ी है, तो जब इस पर प्लेनेट घूम रहा है, तब तो प्लेनेट कभी सूर्य के नजदीक भी आ जाता होगा जी, और फिर कभी सूर्य के से दूर भी जाता होगा जी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं भाई, ऐसा ही होता है। जब ये प्लेनेट सूरज के इर्द गिर्द इस इलिप्टिकल पाथ पर घूमेगा, सूरज के इर्द गिर्द जब इस इलिप्टिकल पाथ पर घूमेगा, तो कभी ये सूरज के नजदीक आ जाएगा और कभी सूरज के दूर चला जाएगा। तो जब ये सूरज के नजदीक आता है, तो सूरज के नजदीक वाला जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरीहेलियन, यानी कि नियरेस्ट पॉइंट टू सन। कहां पे लिखे? ऊपर वाला फॉर्मूला, इसको अरेंज करें या फिर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ऊपर वाले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं ऊपर को अरेंज करता हूं जल्दी से। हो गया? ठीक है। देखिए, तो सूर्य से जो नियरेस्ट जो पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है, सूर्य से नियरेस्ट पॉइंट ये वाला, यहां पर है सूर्य, और इससे नियरेस्ट पॉइंट ये वाला। तो ये जो सूर्य का जो नियरेस्ट पॉइंट है, तो सूर्य के नियरेस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं भैया पेरीजी। क्या बोलते हैं? पेरीजी। और इसका एक और नाम है पेरीहेलियन। तो क्या कहला है? तो कहला है कि नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन इज कॉल्ड पेरीहेलियन या फिर पेरीजी और पेरीजी। यानी कि फोकस के नियरेस्ट पॉइंट कह दो या फिर सूर्य के कह दो। तो फोकस के नियरेस्ट पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन, या फिर फोकस के या फिर इसको क्या कह देंगे? पेरीजी। या तो आप इसको पेरीहेलियन कह लो या फिर क्या कह लो? पेरीजी कह लो। तो जब ये प्लेनेट घूमते घूमते सूर्य के नियरेस्ट आ जाएगा, तो वो कहलाता है क्या? पेरीजी या फिर पेरीहेलियन। और जब यही प्लेनेट ऐसे इस पाथ पर घूमते 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 जब सूर्य से दूर चला जाता है, तो फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन इज कॉल्ड, यहां से घूमते घूमते फार्थेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? यहां पर। और जब यहां पर आएगा, तो उसको हम कह देंगे उसको हम एफिलियन। और इस एफिलियन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एपोजी। क्या बोलते हैं? एपोजी। इस पेरीजी को या पेरीहेलियन को
यहां, अच्छा एक चीज और, तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस सन यहां पर है, सूरज यहां पर, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लाइन खींचते हैं, यहां पर है सन और इस पे, इस पॉइंट पर है प्लेनेट। इसको थोड़ा सा अरेंज करो यहाँ पे। हाँ, तो जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे सर? तो वही डिस्टेंस तो है भैया पेरी जी, जिसको हम आर एट पी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आर एट पी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्लेनेट ऐसे घूमते 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 जब एपोजी पर जाएगा, यानी कि जब सूर्य से कहां जाएगा? दूर जाएगा एपोजी पर, तो यानी कि यहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट पर ए वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगा? तो इसको हम कह देंगे आर एट कहां पर? एपोजी। तो आर एट ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब एपोजी। किसकी डिस्टेंस है? आर ए का मतलब क्या हो गया? एपोजी। आर ए का मतलब एपोजी और आर पी का मतलब यानी कि डिस्टेंस ऑफ पेरिजी, यानी कि पेरिजी कितना पर है और एपोजी कितना पर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आर एट पी लिखना चाहें यानी कि पेरिजी का, तो क्या लिखेंगे? यहां पे लिखते हैं आर एट पी, क्या लिख सकते हैं? देखो या इधर लिख लेते हैं, इसको हम मिटाएं, थोड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये फिगर तो हम इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी हमें काम है, इसको भी हमें यूज करना है। तो इधर का मिटाएंगे, आप थोड़ा सा इधर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको इरेज करते हैं। हो गया? चलिए देखो, हम इसलिए आज मजाक मूड में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इसलिए। क्योंकि एलिप्स के बारे में, जब तक आपको एलिप्स के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तब तक आप केपलर सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सेकंड लॉ में आपको एरियल वेलोसिटी ये सब ना आएगा, एरियल वेलोसिटी पढ़े तो आपको एरियल वेलोसिटी समझने के लिए पूरी तरह से आपको एलिप्स का कम से कम आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं इतना ज़्यादा, मतलब कि सीरियस मूड में हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब कि जो हम लिखे हैं कि आर एट पी यानी किसका? पेरिजी, तो कितना होगा? तो यहां से यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सन टू पेरीहेलियन, सन टू पेरीहेलियन, तो क्या हम बोलते हैं? पेरिजी। और यही पेरिजी क्या है? यही पेरिजी। तो क्या हो जाएगा? पेरिजी को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर? ए के बराबर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर? देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इससे सन से लेके इस ओ तक की, जहां पर ओ था ना, तो इस ओ तक की डिस्टेंस किसके बराबर? ए के बराबर। तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो एक काम करो, ए में से ए को माइनस कर दो, तो ए माइनस ए, तो यहां से ए और ए को कॉमन लो, तो ए इंटू 1 माइनस ए, यही हो जाता है आर एट पेरिजी। इसी तरह से हम आर एट एपोजी भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या होता है आर एट एपोजी। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो पता है कि ए के बराबर है, ए के बराबर यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के बराबर, और यहां से ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस ए के बराबर। हमें ए वाला डिस्टेंस चाहिए, क्या वाला? कौन वाला चाहिए? ये वाला चाहिए। तो एक काम करें, आर एट, वेरी सॉरी, यहां पे देखो आर एट एपोजी कहां से कहां? तो सन से लेके यहां तक की। तो जब सन से इस फोकस से इस पॉइंट तक की जब डिस्टेंस को हमें आर एट एपोजी कह दिया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो देखो यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस तो हमको पता है कि वो किसके बराबर है? तो ए के बराबर है, एक सेमी मेजर एक्सिस के बराबर है। और साथ साथ और क्या? तो साथ साथ एक मिनट कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? आर एट एपोजी, हाँ देखो, अब देखो, सॉरी, पता नहीं इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है। देखो, यहां से इस लाइन तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। और किसके बराबर है? तो ये है ए के बराबर। और सन यहां पर है, तो यहां से सन का डिस्टेंस क्या होता है? तो वो ए के बराबर होता है, ए के बराबर। तो क्या हम ए और ए को जब ऐड कर देंगे तो क्या हमको एपोजी मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं ए प्लस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए के बराबर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए के बराबर। तो इस ए को और इस ए को क्या करो? ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आर एट यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी कि आर एट एपोजी आपको मिल जाएगा। अब देखो,
ए प्लस ए इसमें भी और ए इसमें भी, तो ए को कौन दे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई। और अगर आप लिखो रेशियो कि आर एट पी अपॉन आर एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस ई अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई। और ए से जब मरेगा तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा यही रेशियो कि आर एट पी अपॉन आर एट ए इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ई। और ये होती है आर एट ए सॉरी आर एट पेरिजी एंड आर एट एपोजी का रेशियो। इसको भी आप याद रखेंगे कि पेरिजी और एपोजी का रेशियो क्या होता है, किस तरह से दोनों में रिलेशन है। और तो और अभी नहीं, अभी कहाँ भाई, अभी कहाँ भाग रहे हो, अभी आपको ए और बी में रिलेशन भी दिखाएंगे कि ए और बी में आखिर इस वाले ए में यानी कि सेमी मेजर एक्सिस में और इस वाले बी में यानी कि सेमी माइनर एक्सिस में रिलेशन क्या होता है, ए और बी दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है। छोड़ो हटाओ, देख ही लो, अभी जस्ट देख लो वो रिलेशन कैसे आएगा। देखो ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी क्या करता है, तो इसके प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है कि आखिर ये एलिप्स कितना चपटा होगा। ये कौन बताएगा, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। किसका बराबर, तो ये होता है इसेंट्रिसिटी के बराबर, ये होता है इसेंट्रिसिटी के बराबर। अब यहीं से आपका रिलेशन मिल जाएगा ए और बी का। कैसे, वो देखो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं जल्दी से यूं स्क्रीनशॉट लगाए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। हो गया, चलिए देखो ये सब जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये सारी की सारे बातें जो है वो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को बाउंस कर रहा होगा, बट ये सारे बात बिना ये सब बात के हुए आपको फिर आगे सेकेंड और थर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसकी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर बाय द वे आपको आईआईटी जाना है जिन्हें, तो भाई इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा। अब भी आपको लगता है ना कि चलो कोई नहीं, इसको स्किप करके आगे निकल जाओ, लेकिन बाद में फिर बच्चे जानते हैं जब नीट का एग्जाम देते हैं तो जाके इन्हीं सब छोटे छोटे टर्म में फंस जाते हैं। इनको एपीजी नहीं पता होता, पेरिजी नहीं पता। अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम पेरिजी, डिस्टेंस फ्रॉम एपीजी या फिर एफेलियन, पेरीहेलियन इस तरह से दे तो आप क्या कर पाओगे। वहां पे आप एलिप्स बनाओगे, वहां पे आप फोकस बनाओगे, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि रेशियो ऑफ पेरिजी, रेशियो ऑफ एपोजी क्या होता है। क्योंकि यार देखो, जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक फिर ऐसे पढ़ाई का मजा क्या होता है। पढ़ाने के तो दुनिया भर लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर ही नहीं, ऑफलाइन में जिस सभी एरिया में मैं रहता हूँ, इस एरिया में क्या बताऊँ, मतलब कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ तो ऐसे ऐसे बताएंगे कि फलना जगह स्टेट से, जिस तरह से हम बिहार से पार करने वालों को बिहारी कहते हैं, उस तरह से ऐसे वैसे, मतलब हद है। अरे भाई आप किसी को रटवा क्यों रहे हो, आप बच्चे को समझाओ ना। अगर आपके पास में कैपेसिटी है पढ़ाने का तो आप उसे समझाओ, उसको नॉलेज, ताकि उसको समझ में आए, वो रियलाइज करे कि हाँ क्या होता है। फिजिक्स की थोड़ी सी उसके पास फीलिंग होनी चाहिए। तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इतना डिटेलिंग करता हूँ, इसलिए मैं इतना समझाता हूँ, मैं सीरियस मूड में होकर इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। हाँ कभी कभी मजाक भी करता हूँ, तो मजाक कब, जिस वक्त पर मजाक करना होता है। अभी ये इतनी स्पेशल, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, मैं क्या बताऊं। तो चलिए, तो देखो आप लोग भी सीरियस होकर पढ़ो यार। जो देखो, जब मैं इतना मेहनत से जब मैं वीडियो बनाता हूँ, इतना मेहनत मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, तो यार तो कम से कम आप भी तो सपोर्ट करो, कम से कम आप पढ़ो तो सही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, आप पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं करना है मत करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आप पढ़ो, आप नोट्स खुद से बनाओ, पढ़ो, क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस करो। अगर बाय द वे आपसे नहीं हो पाता है, क्वेश्चंस क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो, नो एनी इशू, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप न्यूमेरिकल कुछ हो तो आप न्यूमेरिकल्स में भेज सकते हैं कमेंट्स में, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, चलिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्यों, क्योंकि ये जो मैं जितना भी लिख रहा हूं सबका हिंदी तो बता ही रहा हूं, साथ साथ आप उसको आप इंग्लिश समझते हैं ना, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके भी लैंग्वेज दे सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं आप एग्जाम में कोई दिखे। क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज़ वहाँ पे जब कॉपी चेक करो तो उसको समझ में आ जाती है कि आखिर बच्चे के पास में नॉलेज है या नहीं।
ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। वो आपको डिबेट नहीं होना है कि भाई ये तो पूरी की पूरी इंग्लिश में चल रहा है यहाँ पे, हम कैसे यहाँ पे रह पाएंगे। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और एक चीज़ और बतला दूँ, यहाँ पर अब जो है एक पूरी की पूरी एक कहानी IIT और नीट लेवल का चल रहा है। बोर्ड लेवल का आपका खत्म हो गया, साथ साथ आपका जनरल कंपटीशन का भी खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे जो कहानी जो चल रहा है वो पूरी IIT और नीट लेवल का चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही, आपको अंडरस्टैंड करके पढ़ना पड़ेगा। यार सोचो कितना मतलब कि वो करके आपके मम्मा पापा या जो भी हो, मैं नहीं कह रहा कि हर किसी के माँ पापा मेहनत से ही पैसे देते होता है, चलो ठीक है, कोई आप अमीर घर के हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पढ़ो। वो अभी अमीर है, वो आपके लिए कर रहे हैं, उनके बाद फिर आप क्या करोगे ये सोचो। तो पढ़ो, मैं एक ही चीज कहता हूं कि पढ़ो। चलो देखो, तो यहां पर इसेंट्रिसिटी क्या है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है, फिर से मैं इसको इधर लिखता हूं कि इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर मैं ए को इस तरफ ले तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर यहां से रूट को हटाओ तो इस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि इस तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करो कि इस बी स्क्वायर को इस तरफ ले आओ और ए स्क्वायर को उस तरफ ले आओ। तो इस तरफ जब बी स्क्वायर आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। और यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो। तो हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन टू, जब कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ ई स्क्वायर। और यही हो गया भैया ए और बी में रिलेशन, यही हो गया ए और बी में रिलेशन। तो आई होप कि आप इस रिलेशन को भी याद रखेंगे, इसके साथ साथ आप इस इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, और साथ साथ आप रेशियो ऑफ पेरिजी एंड एपोजी भी याद रखेंगे, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, एक मेजर एक्सिस किसके बराबर, 2a के बराबर, एक माइनर एक्सिस किसके बराबर, 2b के बराबर, ये सब पूरी की पूरी कहानी, ठीक है, हो गई। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए हो गया। अच्छा, तो अब देखो बोर्ड की थोड़ी सी बात कर ले। तो बोर्ड में क्या है बच्चों कि बोर्ड जो मैंने अभी आपको जो लिखाया, जो बतलाया कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, बस बोर्ड आपका वहीं पे खत्म हो जाता है। आप अगर नॉर्मल अगर बिहार से, तो बिहार में ज़्यादातर बुक चलती है भारतीय वन का, भारतीय वन आप उठा के पढ़ोगे, आपको वहीं पे भारतीय वन में यही एक लाइन दिया, वहाँ पे भारतीय वन ने खत्म कर दिया है। बाकी इलिप्टिकल पाथ क्या है, कैसे है, क्या क्या इलिप्स में होता है, वो सब बताना टीचर का काम है यार, वो सब बताना टीचर का काम है। अब टीचर ना बताए तो वो क्या करोगे, बच्चा तो बच्चा होता है ना, अगर उसको नॉलेज ही रहता है कि इलिप्स कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ क्या होती है, तो थोड़े ना आपके पास पढ़ने के लिए। तो मैं टीचर से भी, जो भी टीचर्स हैं, मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पढ़ा रहे तो कम से कम बच्चे को पूरी तरह से नॉलेज दो यार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस ये इतना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रखा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम इसी के ऊपर फिर से बात करेंगे, और इसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे केपलर सेकंड लॉ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।